इसराइल का दिफा तबाह बर्बाद, अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। ईरान ने इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री तबाह बर्बाद कर दी। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला ईरान की जानिब से किया गया, इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री तबाह बर्बाद हो गई। ये सब कैसे और कब हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक दिन पहले हुआ। मैं अच्छा। सिर्फ आपको पहले कि आपने पूछा कब हुआ, तो ये एक दिन पहले हुआ। और बैत शमेस में इनकी एक फैक्ट्री थी जो मिसाइल तैयार करने वाली थी, और वहाँ पर इनके इंजन्स, मिसाइल्स के इंजन तैयार किए अच्छा। जाते थे। ये इंजन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसको जो उसको ताकत देता है, ताकत भी देता है। नहीं सिर्फ ना सिर्फ ताकत देता है, बल्कि उसको बचाने में भी सबसे मददगार यही है कि अगर आपके इंजन की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी तो वो आपका डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये इसमें इतना ज़ोरदार धमाका होता है कि पूरे इज़राइल में दूर दूर तक उसकी रोशनी नज़र आती है, जैसे कोई झपाका हुआ, और उसके बाद उसमें से धुएँ उठते हैं। देखें, फौरी तौर पर इज़राइल ने कहा कि ये इत्तफाकी तौर का ब्लास्ट था। फिर ये बयान आया कि ये हमने खुद किया था, हम टेस्ट कर रहे थे। अच्छा, इंजन बनाने वाली फैक्ट्री में आप क्या ऐसी चीज़ टेस्ट कर रहे थे? देखिए, ईरान पर जो है, ईरान ने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं। जैसे जैसे ईरान की कश्तियों को या ईरान के जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है, ईरान ने पहले कहा है कि मैं आपकी तनसीबात को नहीं छोड़ूंगा। चाहते ये थे कि ये हमले जो हैं ये अबू धाबी की तरफ हों, शारजा की तरफ हों, दुबई की तरफ हों, हम महफूज रहें। लेकिन एक मरतबा फिर ईरान ने बताया कि महफूज आप नहीं हो। और जो फैक्ट्री तबाह की गई है, दिल सबसे दिलचस्प चीज़ ये है, या ये कहें कि इज़राइल के लिए सबसे खौफनाक और भयानक ख्वाब ये है कि उनके एरो 2 और एरो 3 के इंजन तैयार किए जाते थे। अच्छा। अब एरो 2 और एरो 3 आप बेहतर समझते हैं कि ये वो फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम है उनका। फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम है, और ये फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम लेकर ही ये अमारात गए थे, और उसको ही इन्होंने ये मिसाइल बेचने थे। इससे पहले कि ये अपने आयरन डूम के एरो 2 और एरो 3 जो थे इनको प्रेजेंट करते, उससे पहले उसकी फैक्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब एरो 2 और एरो 3 की तबाही के बाद आयरन डूम ना सिर्फ इजराइल में कमज़ोर हो गया, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात, क्योंकि सप्लाई लाइन कट गई। आमिर भाई, मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि ये वहाँ पर धमाका हुआ फैक्ट्री में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान की जानिब से कोई मिसाइल फायर हुआ वहाँ पर जाके लगा तो धमाका हुआ? अगर ऐसा नहीं और अंदर से धमाका हुआ, तो क्या वहाँ पर ईरान के कोई जासूस मौजूद थे जिन्होंने ये सब कुछ किया? पहली बात तो हम दो चीज़ें भूलते हैं। एक तो हम ईरान इसराइल की बात करते हैं, ठीक है। ईरान की एक प्रॉक्सी लेबनान में लड़ रही है, उसका नाम है हिजबुल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरा इजराइल उसके राकेटों के निशाने पे है। ऐसे ही है। इजराइल ने लेबनान के साथ जंग बंद नहीं की है। ये ईरानी टेक्नोलॉजी है, और ईरानी टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हैं, इनका हम जिक्र कर चुके हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अभी तक इनको भारी नुकसान पहुंचा चुकी है, और इस फैक्ट्री के अंदर कोई मिसाइल ईरान से नहीं आया है, कोई ड्रोन ईरान से नहीं आया है। हाँ, ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह जो लेबनान में लड़ रही है, उसके रॉकेट इससे पहले भी बड़े बड़े नुकसान कर चुके हैं। लेकिन ये नया एक उनको जो नक्शा दिया गया होगा, जो कि सैटेलाइट से आया होगा, कि ये एक जगह है जहाँ पर अगली तैयारी की जा रही है, अगले मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं या इंजन तैयार किए जा रहे हैं। समझे, इंजन ही पार्ट होता है, बाकी तो बारूद ही होता है, वो तैयार किया जा रहा है। अब ये आने वाले 1-1.5 साल तक इसकी मुरम्मत मुमकिन नहीं है। अच्छा, मतलब ये जो है, ये ऐसा हो सकता है कि ये लबनान में हिजबुल्लाह ने वहाँ से अटैक किया हो और फिर यहाँ पे धमाका हुआ हो। मुझे ये लगता है कि ये जितना बड़ा धमाका हुआ है, इंजन बनाने वाले आप भी समझते हैं कि उसमें हाँ, वहाँ पर कोई बारूदी विवाद तो नहीं होता ना? इंजन, जिस फैक्ट्री में इंजन बनाए जाते हैं, आपके वो मशीनें होती हैं जो कि लोहे को या सिल्वर को या जिस भी पिघलाया जाता है, उसे ढाला जाता है, बिल्कुल, और उसके इंजन की चीज़ें तैयार की जाती हैं, और उसको फिर टेस्ट किया जाता है, संभल किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका टेस्टिंग पॉइंट भी यही था, और इसका मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट भी यही था इन इंजन्स का, जो कि मिसाइल्स में इस्तेमाल होते थे। तो उन्होंने सप्लाई लाइन पर हमला किया है। असल में ये जो इंटरसेप्टर्स थे, एरो 2 और एरो 3, ये बेचने लगे थे मुत्तहिदा अरब अमारात को, ये कह कर के आयरन डूम आपके पास है। कुछ ये लेकर गए, कुछ अब ये इनका ख्याल था कि इसके जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे, इंजन तैयार करके इनकी एक बड़ी सप्लाई लाइन बन जाएगी। देखिए, मिसाइल्स की कमी तो अमेरिका को भी है,
ऐसे ही ये मानते हैं पेंटागन खुद मान गया कि वो सस्ते मिसाइल और सस्ते ड्रोन बनाने पे आ गया है, यानी वो अब भारी जो है वो हाँ जी। जो नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट। तो यहूदी तो उससे भी ज़्यादा कंजूस किस्म के लोग हैं। इनका ख्याल था कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात से कमाएंगे। उससे पहले ईरान ने अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए या किसी ज़रिए से लेकिन इन प्लानिंग पर तो हमला ईरान किया। की ही थी। अब ये बोल इसलिए ले रहे हैं ताकि अगर ये कह दें कि ये हिजबुल्लाह के रॉकेट का मामला है तो इसका मतलब ये है कि हर इजरायली इस वक्त उनके रॉकेट के निशाने पर है। अगर ये अपनी फैक्ट्री को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि जहाँ वो चाहेंगे वहाँ करेंगे, मारेंगे। बम अब आप भी समझते हैं कि जहाँ पर इस तरह के वेपन्स और असला तैयार किया जाता है वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। रेड अलर्ट, हाई हाई हाई, मतलब 3-4 दफ़ा आप रेड लगाएं लाइन्स, फिर अलर्ट होएगी, तभी आप उसके अंदर तजर्बात करते हैं। इसमें इनके कितने इजरायली यहूदी जन्नम वासल हुए हैं अभी तक खबर नहीं निकाल रहे। आज मेरा ख्याल है 35-36 घंटे हो गए हैं इस धमाके, अभी तक ये खबर बाहर नहीं निकाल रहे। आमिर भाई सामने इन्होंने मीडिया ब्लॉकेट किया, सबसे पहले इन्होंने ये काम किया। इन्होंने कहा कोई मीडिया खबर जारी नहीं करेगा। ये जो तखीर से खबर हम भी देते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि हम पूरी तरह तस्दीक करके, और अक्सर हम आमिर भाई आप ऐसी ये ना इसका हो। जिक्र भी करते हैं कि जब हम कोई खबर देते हैं तो प्रॉपर उसकी क्लिपिंग साथ लगाते हैं कि ये खबर किस अखबार ने या किस जरीदे ने हाँ, शाया की। मतलब गार्डियन से आई, टेलीग्राफ से आई, यरूशलेम और पोस्ट से नॉर्मली आई, हम इंटरनेशनल इजराइल से मीडिया आई। का ही हवाला देते हैं। जब आप देते हैं इंटरनेशनल मीडिया का तो इसका मतलब ये होता है कि उस खबर के अंदर सदाकत होती है वहाँ पर, क्योंकि कवानीन बहुत सख्त हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हम हवा में बात करें तो उसका असर कुछ और होगा। यही मैं अपने सारे दोस्तों से भी कहता हूँ कि खुदारा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और जो मैं साथ क्लिपिंग देते हैं उन क्लिपिंग को भी देखा करें। हाँ, उसको पढ़ा ये करें ज़रूरी कि नहीं है जो हमने क्लिपिंग लगाई है वो किस खबर की है और उस खबर के पीछे बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं। तो हमारा काम तो ये है कि आपको ये बताएं कि इतनी बड़ी फैक्ट्री मिसाइल्स की जो कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स बनाती थी, और ये अपना इंटरसेप्टर सिस्टम ही बेचने मुत्तहिदा अरब अमारात में गए थे। बिल्कुल, और उनका इंटरसेप्टर सिस्टम उस फैक्ट्री को जो है उस फैक्ट्री ना, वो को बचा नहीं सका। बचा नहीं सका, और वो उसको बूस्ट करने के लिए था कि जितने मिसाइल चाहिए बना लेंगे। तो मिसाइल तो अब अमेरिका के पास भी नहीं है, सस्ते मिसाइल बनाने पे आ गए हैं। इसराइल की ये फैक्ट्री तो नहीं, ये वाहद फैक्ट्री थी, ये जहन में रखें, ये इंजन बनाने वाली इनकी वाहद फैक्ट्री थी। और अभी साल 1.5 साल इनको यानी अगर 1-1.5 साल तक वो फंक्शनल नहीं रहेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इंजनों की तैयारी नहीं हो पाएगी। वहाँ पर तैयारी नहीं हो पाएगी। हो सकता है वो अमेरिका से कोई इंजन बड़ा मंगवा ले, ये इसमें कोई नहीं है। लेकिन अमेरिका से मंगवाएंगे तो महंगे पड़ेंगे आमिर भाई। लाजिम बात है, एक घर में चीज़ बना रहे थे और एक चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ेगी, उस पर तो कॉस्ट आएगी। दूसरा ये है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अब साल 1.5 साल के लिए जो है वो होल्ड हो गई है। अगर अमेरिका इनको ये इंजन देगा तो अमेरिका अपने पेट्रियाट किसको बेचेगा, थार्ड किसको बेचेगा? इसराइल उसका पेट्रियाट और थार्ड का ख़रीदार भी है। तो ये एक मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ख़बर थी। इसका जितना बड़ा ब्लॉस था उतनी बड़ी ख़बर को बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन मैं तस्दीक करना चाह रहा था कि आप तक खबर पहुँचाने से पहले इसकी तस्दीक की जाए, ताकि ये ख़बर जो है ये ऐसे हवा में ना हो। तबाह हुई है फैक्ट्री, एरो 2 एरो 3 के इंजन बनाने वाली फैक्ट्री है। बड़ा धमाका उसके अंदर हुआ है। इसका मतलब है कि ये ड्रोन धमाका नहीं था, ये रॉकेट धमाका है, और जिसमें इसमें 250-300 किलो का मवाद जो है वो फटा है। और उसके फटने से 300 किलो के मवाद का फटने का मतलब ये है कि सब कुछ तबाह हो जाना। और उसमें कितने यहूदी जन्नम वासल हुए हैं। इसराइल जैसे ही ये खबर बाहर निकालेगा, आ जाएगी रिपोर्ट, जब आएगी हम उस पर दोबारा वीलॉग करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।